हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम पावर पे डिस्कस करते हैं। एज वी ऑल नो दैट अनअकैडमी का जो यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है वो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। उसके बाद जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको अभी डिस्काउंट चाहिए जो आपको 10% का मिलेगा, तो आपको बस ये सिंपल कोड अप्लाई करना है और आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अनअकैडमी एस्पायर आपको ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट दे रहा है, जो यूपीएससी सीएससी प्रिलिम्स 2020 पेपर 1 जेएस का है, जो एवरी 10th and 25th ऑफ एवरी मंथ कंडक्टेड होगा। और इसके साथ साथ आपको एक्साइटिंग प्राइजेस, स्कॉलरशिप और ये सब जो टॉप 50 रैंक होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। और अभी जो कंडक्ट हुआ था वो 10 अक्टूबर को हुआ था, 10 AM शार्प। हमें पता हमारे यहाँ पे यूपीएससी सीएससी कंप्लीट बैच प्रिपरेशन कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 5 अक्टूबर से। और हमारे यहाँ 3 बैच कोर्सेज है। पहला बैच है वो बाइलिंगुअल में है, दूसरा बैच हिंदी में है और तीसरा बैच इंग्लिश में है। अब जो बाइलिंगुअल है उसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों यूज होगा, ताकि आप बहुत आसानी से आप ग्रास्प कर सके मटीरियल और नॉलेज। तो इसमें आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल आप उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। उसके हमें पता है सब्सक्रिप्शन का बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे आप अपने घर से लर्न कर सकते हो और सीख सकते हो। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स है, फुल सिलेबस कवरेज है, डबल डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा आपके मार्क्स स्कोर करने के लिए। और ये सब हमारे मेंटर ऑइड गाइडेंस के अंडर हो रहा है। अब हम ये देखते हैं एक वन स्टॉप सोल्यूशन भी है ये कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बैचेस है टॉप एजुकेटर्स के बाद, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में है, लेट नाइट एज वेल एज 2 ईयर बैचेस है, फुल 100% सिलेबस कवरेज है, वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स है, प्रीलिम्स मेन टेस्ट सीरीज है, डबल डाउट क्लियरिंग सेशन है, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस है, आंसर एंड ऐसे राइटिंग है और इसके साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी है। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा जो आपको यूपीएससी में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो आपको बस ये सिंपल कोड अप्लाई करना है जो SIMPLEYT है और आपको उसका 10% डिस्काउंट मिलेगा। और पता है हमारे यहाँ पे अनअकैडमी चैंपियंस कॉन्क्लेव है, और जिसमें हमारे पावर पैक सेशंस है जो टॉपर्स के साथ है यूपीएससी सीएससी 2019। और इस कॉन्क्लेव में हम इट्स अ मस्ट अटेंड फॉर एवरी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट। इसमें सक्सीड हुए हैं कंट्री के मोस्ट कोवर्टेड एग्जाम में, जो फ्री टू अटेंड कॉन्क्लेव है। और हमने डेडिकेट करा है एक डे जो हम लर्न कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, आपको पता चल सकता है जो 2019 के टॉपर्स हैं, और उसमें से आपको टिप्स और ट्रिक्स भी मिल सकती हैं कि उनने कैसे क्रैक करा। तो इन शॉर्ट ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनके टेक्निक्स ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए, सो दैट आप वही टेक्निक्स और टिप्स अपने पेपर में अप्लाई कर सकते हो। और हमारे यहाँ पे 14 टॉपर्स आए थे, 10 एजुकेटर्स थे और 14 टॉक्स और डिस्कशन हुए थे। इसके साथ साथ हमको T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करे जो कम्प्लीटली फ्री है इस पैकेज में। अब ये डेली आपको 7:30 मिलेगा, जो कंसिस्ट करता है 20 क्वेश्चन फॉर 20 मिनट्स and it will be for 40 marks, and along with that you will also be provided with your test analysis also. So if you really like our channel, then you can join on YouTube, Telegram, Facebook or in whichever social networking site you're comfortable on. So let's start. अब हम बात करते हैं पावर के बारे में। अब ये कंसेप्शंस ऑफ पावर के बारे में हम क्यों जानना चाहते हैं, बिकॉज पावर डिटेल में पढ़ने से कि किसने क्या बोला कि पावर क्या है, कैसे यूज होती है और कैसे इससे काम निकलवाया जाता है और कैसे लोगों को डोमिनेट करा जाता है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टर्म को समझ सके कि पावर का मतलब क्या है। हम सबको पता है कि पावर एक एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, और हम अपनी स्ट्रेंथ एबिलिटी और कैपेसिटी को हम यूज कर सकते हैं ताकि हम दूसरों से काम करवाएं और हम खुद का काम कर सकें। और ये कैपेसिटी से क्या होगा, इससे प्रोड्यूस होगा कुछ इफेक्ट्स जो सोशल इंटरेक्शन में इस्तेमाल होगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो टीचर है उसके पास पावर होती है, वो कोई से भी स्टूडेंट को होमवर्क ज़्यादा करने के दे सकता है एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, या फिर कोई एक्सरसाइज ज़्यादा करना, या फिर कोई रिसर्च वर्क करवा सकता है। अब ये जो पावर एबिलिटी है वो हम टीचर को देते हैं
क्योंकि इनको ये पावर मिली है। अब पावर इनको कैसे मिली है, पहले तो ये बात कि पावर एक तो हमने भी दी है जो उनसे डिराइव होती है हमारे, उससे उनकी पावर जो उनके हमारे जैसे सोशल रिलेशनशिप है, और दूसरा है कि जो ऑर्गेनाइज सेटिंग है क्लासरूम की, उसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट से ज्यादा पावरफुल होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डिराइव करता है वो जितने भी हमारे सोशल रिलेशंस हमारे आसपास होते हैं, हमारी पावर्स वहां से डिराइव होती है हमारे सोशल रिलेशनशिप से, और जितने लोगों से हम ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। इसमें रॉबर्ट डाल ने बहुत अहम चीज बोली है, जैसे कि जो पावर है, जैसे ए के पास पावर है बी के ऊपर, टू द एक्सटेंट दैट ए कैन गेट बी डू समथिंग विच बी वुड नॉट अदरवाइज डू। अब इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि ए के पास पावर है कि वो बी मतलब वो दूसरे बंदे से भी काम करा सकता है टू दैट एक्सटेंट कि अगर उसका मन भी नहीं हो उसको तब भी काम करना पड़ेगा। तो ये है रॉबर्ट डाल जो बोलता है, ये होता है पावर। अब इसमें हम दो चीजें देख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि पावर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल विच इज एक्सरसाइज्ड ओवर अदर इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर है वो हम दूसरे इंडिविजुअल्स पे एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। और जो दूसरी चीज है वो है कि पावर इज अ डोमिनेशन ओवर अदर्स एंड इट इज पावर इज यूज्ड टू मेक अदर्स डू what one wants against the will। इसका मतलब ये है कि पावर ऐसी चीज है कि हम किसी भी दूसरे बंदे से काम करवा सकते हैं जो हमारा मन हो, और वो चाहे उसके विल में हो या ना हो, इसका मतलब पावर है। तो जो रॉबर्ट डाल की जो डेफिनेशन है उससे हमें पावर के बारे में टू क्लियर पिक्चर मिलती है। पहला तो ये कि ये जो पावर है वो एट्रीब्यूट है सब इंडिविजुअल का कि हम दूसरे पे एक्सरसाइज करते हैं, और दूसरा ये है कि हम एक डोमिनेशन है पावर, जिससे हम अगर दूसरे बंदे का मन भी नहीं होगा हम तो भी उससे काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी पावर है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट जो रॉबर्ट डाल ने जो बात करा था पावर की, इसको चैलेंज करा गया है। किसने? यहाँ पे टू स्कूल्स ऑफ थॉट ने चैलेंज करा है इस कॉन्सेप्ट ऑफ पावर को। पहला है मार्क्सिस्ट और दूसरा है फेमिनिस्ट। अब जो पावर है वो हम देखते हैं, जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो पावर है हमारी सोसाइटी में वो बहुत अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इन टर्म्स ऑफ क्लास डिवाइडेड सोसाइटी है। वो इसका मतलब क्लास डिवाइड का मतलब हम रिच इकोनॉमिक टर्म से बात करते हैं, रिच और पुअर के बात करते हैं। जिसमें कैपिटलिस्ट है सोसाइटी है वो हमेशा ऊपर रहेगी पेडेस्टल में, और वो उनके पास क्या होती है, वो रूलिंग क्लास है तो उनके पास खुद के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और वो अपनी जो पावर होती है वो एक्सरसाइज करते हैं वर्किंग क्लास में, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, जो वो ओन करते हैं। और जो रूलिंग क्लास होती है वो उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है कि वो उनसे काम करवा सके, और इसके साथ साथ उनसे क्या प्रोड्यूस करती है, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का ये मतलब है कि वो जितने भी बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं, अब उनके बेनिफिट्स उन्हें कैसे मिलते हैं कि जो ये लेबर वर्क करते हैं, जो लेबर पावर होती है, उनके थ्रू उन्हें सरप्लस वैल्यू मिलती है, दैट इज अप्रोप्रिएटेड बाय द कैपिटलिस्ट। अब हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पावर है वो बेसिकली लोकेटेड है हमारे पेट्रियार्की स्ट्रक्चर में। हमें पता है हमारी सोसाइटी में पेट्रियार्की प्रैक्टिस होती है। अब जो इस स्ट्रक्चर जो हमारी सोसाइटी का है, तो स्ट्रक्चर से हम पावर डिराइव करते हैं। जो मेल्स होते हैं या फिर जो मेन होते हैं वो पावर डिराइव करते हैं ताकि वो एक्सरसाइज करे फीमेल्स के ऊपर। तो ये काफी एक सिस्टमैटिक डोमिनेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं। अब इस दिन हमने दो एनालिसिस करे कि मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट ने कैसे बताया कि हमारे एक तो डोमिनेशन है हमारे सोसाइटी में, कैसे पावर डिराइव हुई है और कैसे वो प्रैक्टिस करते हैं डोमिनेशन एक दूसरे के ऊपर। और इसके बाद ऐसे हमें ये चीज पता चलती है कि पावर जो है इट इज ऑल्सो सीन एज लोकेटेड विद इन द स्ट्रक्चर्स as well as individuals that derive power from their location within a structure। अब इस व्यू पॉइंट में हम ये देखते हैं कि जो पावर है वो एक सिंपली डोमिनेशन नहीं है, उसके साथ साथ नॉट ओनली एज अ पावर ओवर बट ऑल्सो पावर टू। पावर का मतलब ये है कि एक एनहांस कैपेसिटी है जो सबके एक कलेक्टिव एक्शन से इमर्ज होती है। अब इस व्यू में जो कहा है एसोसिएट, जो हम किसे कह सकते हैं वो है हैना आर्डेंट। अब इनने जो क्या करा है कि ये इनने थियोराइज करा है कि जो पावर है वो इनेबलिंग है, और वो जनरेट हुई है। वो पावर कैसे जनरेट हुई है कि जब ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन इंटरेक्शन होता है और जब एक चीज में टुगेदर आते हैं, एक कलेक्टिव शेयर्ड एंटरप्राइज है,
तो इसमें जो पावर होती है वो किसी को दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग एबल टू एक्ट मॉरली रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। तो इसमें सिंपल टर्म्स में बेसिकली ये मतलब है कि अगर कम्युनिटी है, हमने अगर कम्युनिटी फॉर्म करी है जो ह्यूमन सोशल इंटरेक्शन से फॉर्म हुई है एक साथ, क्योंकि हम एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट है एज अ ऑर्गेनिक सोसाइटी। तो अब हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब हमने कलेक्टिवली ये कहा है कि हमारे कुछ राइट्स हैं या फिर कुछ पावर है जो हमारा कोई और एक्सरसाइज करता हुआ अपने हमने फ्री विल से दिया है, मतलब अपने विल से हमने दिया है कि वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब वो जो पावर है वो किसे दी है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मॉरली जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें, हमने उसको पावर दी है यहाँ पे, वो क्या कि वो हमारे डिसीजंस ले सके हमारे बिहाफ पे। अब हम आते हैं पावर, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी के बारे में बात करने में। अब हम देखते हैं जो अथॉरिटी है, यहाँ पे बहुत सिंपल इक्वेशन है कि जो अथॉरिटी है वो एक प्रोडक्ट है किसका, जो पावर और लेजिटिमेसी है। अब जो लेजिटिमेसी है उसका मतलब ये है, लेजिटिमेसी ऑफ अ रूल और डिसीजन जो इम्प्लाई होती है कि जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी होते हैं उसे हमें ट्रीट करते हैं, treat that the rule or the decisions are basically beneficial to the society as well as to them, so they willingly tend to abide by it। अब legitimacy इसका मतलब बहुत सिंपल है कि कोई भी अगर रूल या फिर डिसीजन हम लेकर आते हैं कि ये सबके लिए इम्प्लाई होता है और सारे मेंबर्स के लिए, तो हम उसका मतलब ये है कि हम ट्रीट कर रहे हैं कि जो वो रूल है वो हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, खुद के लिए और एज अ सोसाइटी एज अ कलेक्टिव के लिए भी बेनिफिशियल है। अब हम भी इसमें विलिंगली हम अबाइड करते हैं जो भी इनने लॉज या फिर जो भी इनने बनाया है, जो भी इनने डिसीजन लिया है वो सोच समझ के, तो वहां से उनको क्या मिलती है, उनको वहां से लेजिटिमेसी मिलती है। अब जो पावर है वो जैसे अलोन इट इन्वॉल्व्स अ कैपेसिटी टू गेट अ डिसीजन ओबे बाय द अदर अगेंस्ट विल। पावर हमने पिछले साइड में बात करी थी कि पावर का मतलब ये है कि हम अपने विल के अगेंस्ट भी हम किसी से अपना काम मनवा सकते हैं, मतलब उनके विल के अगेंस्ट। तो पावर का मतलब ये, और लेजिटिमेसी हमें ऐसे डिराइव होती है। अब जो कैपेसिटी है कोई भी रिलेशन में, तो वो कैसे कमांड होगा जो सर्विस और कंप्लायंस है एक दूसरे के साथ। अब पावर में हम देख सकते हैं कि पावर में हम फोर्स भी यूज करते हैं, बट जो सर्विस और कंप्लायंस होते हैं जो मदर्स को देते हैं वो इट विल बी बेस्ट ऑब्टेन्ड व्हेन वी रिगार्ड इट एज अ कमांड, मतलब हम इसको एक कमांड की तरह यूज ले कि ये कमांड है हम सबके लिए कि जो हमारे लिए सही है, अच्छा है और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हम देखते हैं पावर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और स्टेबल होता जा रहा है, तो उसके साथ साथ एक कैपेसिटी होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं पोजीशन कि जहाँ लोग हमारे लिए विलिंगली हमें अवॉइड करेंगे और विलिंगली ओबीडियंट मतलब विलिंगली अवॉइड करेंगे और हमारी बातों को मानेंगे। तो ये क्या हो जाता है, इसको हम कहते हैं ओबीडियंस। ओबीडियंस मतलब जब हम किसी और की बात से अपनी पूरी सहमति देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो यूज ऑफ फोर्स होता है या फिर कोई ऐसे कोरेशन होता है या फिर कोई सैंक्शन होती है, इट कैन ऑल्सो बी रिस्टोर्टेड टू ओनली व्हेन द लेजिटिमेसी फेल्स टू वर्क। मतलब लेजिटिमेसी अगर काम नहीं करती और सोसाइटी इसको मतलब नहीं समझती बेनिफिशियल नहीं है, तब यहाँ पे जो क्या होता है, यूज ऑफ पावर हम यूज करते हैं। अब जो अथॉरिटी है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स। तो अथॉरिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है पावर के उसमें। तो हम सबसे पहले जो हम मॉडल पढ़ेंगे वो है वेबर्स की अथॉरिटी। सो जो मैक्स वेबर है वो 1864 से लेके 1920 तक थे, और इनने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आइडेंटिफाई करी है वो है, इनने 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात करा है जो हमारे प्रेजेंट मॉडर्न स्टेट में है। अब जो पहली है वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। अब ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है कि ये इन्वॉल्व करते हैं जो राइट है टू रूल एज ए एस्टैब्लिश बाय ट्रेडिशन है, जैसे मतलब जो ट्रेडिशनल है मतलब इनके पास ऑलरेडी राइट है, जैसे हम राजा महाराजा की बात कर सकते हैं, इसमें हेडिटरी है, मतलब कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ऑटोमेटिकली पास ऑन होगी। इसका एग्जाम्पल हम ब्रिटेन का ले सकते हैं जहाँ पे अभी महारानी का रूल है, उनके मॉडर्न स्टेट के साथ साथ डेमोक्रेसी के साथ साथ भी उनके पास ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी है। तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी है जिसमें उनका भी राइट टू है, रूल जो उन्होंने स्टैब्लिश करा था। उसके बाद दूसरा आते हैं वो है करिस्मेटिक अथॉरिटी।
अब करिस्मेटिक अथॉरिटी में हम देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, जो एक पॉलिटिकल लीडर के होते हैं या फिर जिनकी बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है जो हमें अपने टूवर्ड्स खींचते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, हिटलर ले सकते हैं, गांधी ले सकते हैं, नेहरू ले सकते हैं। अब इनका जो प्रैक्टिस करी थी वो उनको जो लोग वैसे देख सकते वो एक करिस्मेटिक लीडरशिप के लीडर्स के थ्रू देखते थे, क्योंकि वो एक करिस्मेटिक लीडर्स थे लोगों के लिए। उसके बाद हम आते हैं लीगल रैशनल अथॉरिटी। अब ये जो लीगल रैशनल अथॉरिटी हम इसमें बात करेंगे जो जैसे पॉलिटिकल ऑफिस है जो इंडिविजुअल के पास होता है और वहाँ पे वो अपॉइंट होता है, जो एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर होता है, जैसे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, प्रमोशन होता है, इलेक्शन होता है, रोटेशन और नॉमिनेशन होता है, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑफ द इंडिविजुअल होल्डिंग एन ऑफिस। तो पिछले बारे में हमने करिस्मेटिक के आना कि उनके जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके थ्रू वो उन्हें उनकी अथॉरिटी मिलती है, करिस्मेटिक अथॉरिटी वहां से डिराइव होती है। लेकिन रीगल और रैशनल में ये है कि हमारे यहाँ प्रॉपर हम अपॉइंट करते प्रोसीजर है जिसके थ्रू मेरिट बेस्ड सिस्टम है, प्रमोशन है, तो इसके थ्रू होता है और सिर्फ उनकी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी या फिर उनकी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू नहीं होता वो जो ऑफिस होल्ड करते हैं। अब लीगल रैशनल अथॉरिटी जैसे हम अटैच होते एक ऑफिस में जो ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता है इंडिविजुअल को जो वो ऑफिस होल्ड कर रहा है। अब जो वेबर है उसने ये सब रिकॉग्नाइज कर दिया था, बट इन सब कैटेगरीज का एक प्योर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है वो काफी चीफ कैरेक्टर हम देख सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में है, जो काफी आउटस्टैंडिंग एट्रीब्यूट है जो एक मॉडर्न स्टेट का है। अब जो इतने सारे ट्रेडिशनल करिस्मेटिक और लीगल रैशनल अथॉरिटी है उनका हमें प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा, बट उनका हम बाकी मॉडर्न स्टेट के साथ साथ उनके फीचर्स और उनके कैरेक्टर्स थोड़े से चेंज होते हैं और वो अडेप्ट करते हैं मॉडर्न स्टेट के साथ। उसके बाद हम आते हैं स्टीवन ल्यूक्स के विजन। अब जो ल्यूक्स है उसने बेसिकली ये बोला है कि जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियली है, क्योंकि कंटेस्टेड है, जैसे कॉन्सेप्ट है, कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं whether we agree that the second or third dimensions like also express the power relations, it also depends on our overall understanding of politics, morality and ethics। तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ ये बोली है इनने कि जो हमारे बाकी सब रिलेशन है, जैसे एक रिलेशन तो बात करी थी कि हम किसी से काम करवा सकते हैं, दूसरी हम सेकेंड और थर्ड डायमेंशन की बात करते हैं कि हमारे जितने भी पावर रिलेशन बेस्ड होते हैं वो हमारी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होती है पॉलिटिक्स, मॉरलिटी और एथिक्स के बेस उनके थ्रू भी होती है। अब हम इस पर डिसएग्री भी कर सकते हैं जो थर्ड डायमेंशन जिसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ पावर, क्योंकि पावर जो बिलीव है कि सोसाइटी जो है काफी ज्यादा प्यूरल है और इक्विटेबल है। अब यहाँ देखते हैं कि एवरीबडी सबके पास लाइक एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है, एंड दैट देयर इज नो हिडन डायमेंशन दैट हाइड्स फ्रॉम पीपल व्हाट इज देयर इन द बेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबको अपना बेस्ट इंटरेस्ट पता है और यहाँ पे कोई किसी से अपने कोई किसी के इंटरेस्ट छुपे हुए नहीं होते हैं। अब स्टीवन ल्यूक ये सजेस्ट करता है कि जैसे सिंस जब पीपल जो डिफर करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि कैसे एक सोसाइटी फंक्शन होती है और जो क्या जस्ट है, अनजस्ट है, इक्विटेबल है, नहीं है, ये सब हमें नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू अराइव एट म्यूचुअली और रैशनली अग्रीड अपॉन द नोशन ऑफ व्हाट पावर इज, बट इट इज इन द सेंस दैट द पावर इज एसेंशियली अ वेरी कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट। इसमें ये बहुत सिंपली ये बोल रहा है कि सेपरेट डिफरेंस व्यूज होते हैं और जो जस्ट, अनजस्ट, इक्विटेबल होते हैं, नहीं होते, तो हम कभी एक प्रॉपर हम म्यूचुअली हम किसी पे रैशनली हम अग्री नहीं कर सकते हैं पावर के जो डेफिनेशन है और जो पावर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट ये बोलते हैं कि पावर जो है वो बहुत ज्यादा एसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है हम सबके लिए। अब हम बात करते हैं कि पावर से कैसे एक्सप्लॉयटेशन होती है। अब हम देखते हैं जो एक्सप्लॉयटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं वो स्पेशली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है पावर के बीच में। और हम ये देखते हैं कि कोई भी सोसाइटी में जहाँ टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि जो प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होते हैं। अब वहाँ पे जो मिनिमम नीड ऑफ सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज बेसिकली दिस इज द सरप्लस दैट इज अप्रोप्रिएटेड बाय और टेकन ओवर वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन।
अब यहाँ पे जितने मिनिमम नीड्स है वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो सरप्लस उनका कलेक्ट होता है वो जो वहाँ पे जो वन सेक्शन है जो हम बूर्जुआ क्लास बोलते हैं वो उनके पास होता है, जो उनने उनके सरप्लस वैल्यूज लिए होते हैं। अब जो एक्सप्लॉयटेशन है वो तब आती है जैसे सरप्लस जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने या फिर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ने प्रोड्यूस करा होता है वो दूसरा सेक्शन करता है कंट्रोल पूरा। अब इसमें जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग है वो हम बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में डेवलप होती है प्रोडक्शन के। अब एक सिचुएशन में हम एक्सप्लॉयटेशन देख सकते हैं जैसे कैपिटलिज्म के अंदर जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो एक्सट्रैक्शन होता है जैसे फॉर्म ऑफ सरप्लस वैल्यू जो वर्किंग क्लास से लेते हैं, और ये कौन लेते हैं, जो ज़्यादा सारे क्या होते हैं इंटरलिस्ट या फिर कैपिटलिस्ट होते हैं, और जो अदर फ्रैक्शन है रूलिंग क्लास के वो अपना जो शेयर करते हैं अपना एप्रोप्रिएशन ऑफ द सरप्लस वैल्यूज। और उसके बाद जो अपने बाकी सब फ्रैक्शंस के साथ है उसके बाद हम देखते हैं कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा डिफर करता है नॉन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो दैट कैन एक्चुअली टेक प्लेस विदाउट एनी डायरेक्ट फोर्स इंटरवेंशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे जो है हमें फोर्स की अप्लाई नहीं करनी पड़ती है और डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे क्या होता है एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो काफी ज्यादा हिडन होता है, तो जो पार्टिसिपेंट्स है बाय द लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू that in every contract we see that every individual is equal, and a capitalist society is basically it's a myth of free equal exchange between the equal partners and the contract that is perpetuated by law and the state through judicial equality, which implies that everybody is equal before law. But over here what Marxist clearly points out that there is a friction between the freedom of contract, equality before the law, the right to vote are basically restricted in the absence of economic democracy. So now let's come on to power and hegemony. So this concept hegemony was given by Antonio Gramsci, एंड इस टाइम एडमायर करे थे उन्हें कब के टाइम दिया था जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में जो रशिया में हुआ था, और वहां पे जो विक्ट्री हुई थी वो थी विल पावर की थी ओवर क्या था इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। अब यहाँ देखते हैं इसने ये वार्न करा था कि जो स्ट्रैटेजी है वो काफी ज्यादा सूटेबल नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्रिवेलिंग कंडीशन है वेस्टर्न सोसाइटी में जहाँ पे प्रॉपर वर्किंग क्लास है वो एक्सेप्ट करने लगे जितने भी उस सोसाइटी में वो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट्स में है, और उसने अपनी जो सर्टन अजम्पशंस है जैसे क्लासिकल मार्क्सिज्म के उस और जो उन्हें प्रोड्यूस करा था एक न्यू एनालिसिस ऑफ बूर्जुआ स्टेट उनने वो साइड में रखे। उन्हें ग्रामसी ने ये नोट करा कि जो रियल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है रूलिंग क्लासेस की जो वेस्ट में प्रैक्टिस होती है वो उनकी कैसे होती है जो स्पिरिचुअल और कल्चरल सुप्रीमेसी के थ्रू होती है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो क्लासेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज कर पाती है कि वो इनकलकेट करे अपनी वैल्यू सिस्टम जो लोगों के दिमाग में है, और ये कैसे होता है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी के थ्रू होता है। तो ग्रामसी ने ये फोकस करा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन है वो पार्ट है कल्चर का जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में होगा। उसके ग्रामसी ने ये देखा था कि इनमें फोकस करा था कि जो स्ट्रक्चर्स है डोमिनेशन के जो कल्चर ऑफ बूर्जुआ सोसाइटीज में है उन्हें आइडेंटिफाई करा टू लेवल पे होते हैं, ठीक है। पहला तो ये जो पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट होती है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट्स होते हैं टू कोहेजन होते हैं टू मेंटेन इट्स डोमिनेशन। सो द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्स विद इन परव्यू because the structures are basically associated with the part of superstructure that is also called the structures of cohesion. And then let's come on to the second, that is the civil society. So as we know the civil society which also tries to resort to obtaining like the consent of citizens to maintain their domination, this part of superstructure is actually very closer to the base and it is relatively very autonomous. अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है वो एसोसिएटेड हैं, जो पार्ट्स हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेसी है, तो ग्रामसी ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है सुपर स्ट्रक्चर को। अब ग्रामसी के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी जैसे फैमिली, स्कूल, चर्च, यहाँ पे सिटीजन्स को हम बहुत ज़्यादा फेमिलराइज करते हैं जो रूल्स होते हैं बिहेवियर के, और हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हमें नेचुरल रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो अथॉरिटी है रूलिंग क्लास को। अब ये जो है वो हम अपने टीचिंग्स के थ्रू करवाते हैं, बिहेवियर के थ्रू करवाते हैं, अथॉरिटी के थ्रू करवाते हैं। सो काफ़ी सारे चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं अपनी सिविल सोसाइटी के थ्रू।
उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें लेजिटिमेसी मिल रही है, यहाँ पे जो रूल है बूर्जुआ क्लास के लिए, वो देखते हैं कि वो काफी ज्यादा इनजस्टिस इन्वॉल्व होता है, जो रूल जो एक्चुअली कैरी करता है इम्प्रेशन ऑफ जस्टिस। अब हम ये सोचने की बात है कि इन स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा इनजस्टिस होता है, जो एक्चुअली बेसिकली लिबरल डेमोक्रेसी में जो हम आइडियल्स कैरी करते हैं कि हम इक्वल हैं, सब राइट टू वोट है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस प्रैक्टिस होता है। जो स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हैं लिबरल डेमोक्रेसी के लिए। अब हम देखते हैं तभी जो ये सोशल हम वो बात करते हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे जो है बूर्जुआ सोसाइटी फंक्शन करती है एक मैनर में जहाँ रूलिंग क्लासेस हमेशा रूल करती है, और ये रूल कैसे करती है, क्योंकि लोगों इसमें कंसेंट होता है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी होता है। अब जब ये पावर होती है जो वो सब एक्सरसाइज करते हैं, जो कंसेंट होता है वो सब्जेक्ट का, उसे हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हेजेमनी। उसके बाद हम आते हैं कि फेमिनिस्ट के क्या व्यूज है पावर के बारे में। हमने पिछले से मार्क्सिज्म की बात करी थी, अब हम फेमिनिज्म में आते हैं। अब जो हम देखते हैं फेमिनिज्म में, पहले तो हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन और सब्जुगेशन होता है विमेन के अगेंस्ट, क्योंकि ये एक सिंपली एक मैटर है जिसमें इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात होती है। अब यहाँ पे जो है विमेन हमेशा डोमिनेटेड हुई है, सब्जुगेटेड हुई है, और उनको हमेशा बेसिक एक्सेस टू रिसोर्सेज हमेशा डिनाई करा गया है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑपरेशन ऐसा है जो पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी के थ्रू फंक्शन करता है। अब जो पेट्रियार्की है वो बहुत ज़्यादा की कैटेगरी है जो हम फेमिनिस्ट एनालिसिस ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है एक ओवरआर्किंग सिस्टम है जहाँ पे मेल डोमिनेंस ऑपरेट करता है। हम मेल डोमिनेंस को हम कल्चरल में देख सकते हैं, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फीयर्स में देख सकते हैं। इकोनॉमिक स्फीयर्स में हमें कैसे दिखते हैं कि हमारे वेजेस कम होते हैं मेन से, और मेन को एक ज़्यादा एडवांटेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड पे। और पॉलिटिकल में हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर जितने पॉलिटिक्स में है वो ज़्यादातर मेल है और फीमेल्स बहुत कम है, और इंडिया में आई गेस 33% रिजर्वेशन है फीमेल के लिए, और सिर्फ उतनी है लाइक आउट ऑफ द 50% और इवन द 49% ऑफ द फीमेल वुमेन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। सो हम देखते हैं कि विमेन को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। और कल्चरली के थ्रू तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे हमारे कल्चर प्रैक्टिसेस के थ्रू एंड रिचुअल्स के थ्रू कैसे विमेन को सब्जुगेट करा जाता है डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट पावर के थ्रू। जैसे अपने घर में हम बताते हैं कि जो पेट्रियार्की प्रैक्टिस होती है उसमें जो मेल को कंसिडर करता है वो हेड ऑफ द हाउस, और वही सारे डिसीजन ले सकते हैं। अब हम पेट्रियार्की में देखते हैं इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडिविजुअल वुमन टू हैव सम पावर, because it would eventually be strictly within the limits of set of the patriarchal rules. So we can also see that in Southern Asia context, you can see women are considered as mother-in-laws that have some power, but not as a daughters or wives or a sister of a man. So over here, women mother-in-law basically exercises power in a household. So women, if we see in the understanding that has been like defined in terms of relationship to the men, सिंगल वेमेन जो सिंगल मदर होती हैं या फिर सिंगल वुमेन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इनविजिबल होती है और डिसएम्पावर्ड होती है, और हमारी सोसाइटी में ऐसे वुमेन को इनकरेज नहीं करा जाता है। और हम देखते हैं कि जो पेट्रियार्की है वो काफ़ी ज़्यादा इज नॉट अंडरस्टूड टू बी सिंपली अ सिंगल होमोजेनस स्ट्रक्चर, बट इट रैदर द फेमिनिस्ट स्कॉलर नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ पेट्रियार्कीज दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड कल्चरल कम्युनिटीज ऑल्सो। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो पेट्रियार्की होती है वहाँ पे वो ओवरलैप्स वी कैन सी वो इंटरैक्ट करती है बाकी सब सिस्टम ऑफ ऑपरेशन, क्या कहते हैं ऑपरेशन के लिए, और ये बेसिस ऑफ क्लास, कास्ट, इम्पीरियलिज्म, रेस के थ्रू हम देख सकते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वुमेन का। अब हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कल्चरली डिस्टिंक्शन है वुमेन के सफरिंग्स के बीच में, क्योंकि एक जो वाइट वुमेन है जो यूएस में रह रही है वो अफेक्टेड है पेट्रियार्की डिफरेंटली, लेकिन जो यहाँ पे एक दलित वुमेन कर रही है, फिर मिडिल क्लास वुमेन जो एक्सपीरियंस कर रही है, उसका एक्सपीरियंस उस वाइट वुमेन से बहुत डिफरेंट होने वाला है और डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे जो फेमिनिस्ट स्कॉलरशिप्स भी आए हैं, पॉलिटिक्स ये अटेम्प्ट करता है, नेगोशिएट करता है कि जितने डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं,
क्योंकि हर इंडिविजुअल की सफरिंग्स बहुत डिफरेंट है और उसके फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसकी सफरिंग्स में. Now let's come on to the Foucault on power. So we can see that according to him, the power is not repressive, because in the modern era we can see that power does not operate us. Power does not operate by preventing us to do from whatever we want. But we can see power is like very productive because the power produces an identity and subjective of individual. So it does not emanate from a single source where the state or from the whether from the state of ruling class, but power which has been conceptualized by, we can say, Foucault, has described this as a capillary, which means that it is flowing, कि ये हमारे सिस्टम में फ्लो कर रही है जैसे ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड फ्लो करता है जो कैपिलरीज के थ्रू करता है हमारी पूरी बॉडी में. तो इससे अपेयर करते हैं जो सिमिलैरिटीज में जो आदमी की लाइक अंडरस्टैंडिंग है पावर के बारे में एज पावर टू, और जो पार्सन्स की कंसेप्शन ऑफ पावर विंग है, जैसे मनी के थ्रू सिस्टम में कैसे पावर इस्टेब्लिश है और कैसे पावर दिखती है. तब जो दोनों टर्म्स है उसमें हम ये देख सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव है, कैपिलरी है, जो इंटायरली डिफरेंट मीनिंग्स है जो फुकोल्ट के कंसेप्शन ऑफ पावर में होते हैं. अब यहाँ पे हम बात करेंगे गवर्नमेंटालिटी के लिए, जिसमें हम रेफर करते हैं कि जो इंक्रीजिंग लाइक होमोजेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोसाइटी की मॉडर्न टाइम्स से. यहाँ पे देखते हैं काफी ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है जो इवॉल्व करती है और काफी लेस वे में वो क्लासिफाई करती है लोगों को. उसका जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो क्रिएट हुआ है वो है सब्जेक्टेड है, जो क्लासिफिकेशन सर्वेलेंस होती रहती है. तो जितने सॉर्ट्स ऑफ थिंग यहाँ पे जो ग्रांटेड है, जैसे आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है और बाकी सब, अब इसमें हम देखते हैं कि हम इजिली ट्रैक कर सकते हैं इन विच स्टेट वी आर और हम कहाँ रह रहे हैं, वेदर वी आर इंडियन और पाकिस्तानी, हिंदू, मुस्लिम और एजुकेटेड, हम ये सब पता चलता है. अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर नॉलेज है फुकोल्ट की, he does not basically simply mean that कि knowledge is power, बट उसका मतलब ये है कि वो बताता है कि जो नॉलेज है वो ऑलरेडी एक फंक्शन है किसका, पावर रिलेशंस का, और जो नॉलेज है वो प्रोड्यूस है और उसे गेन हुई है और वो ऑर्डर में है कि वो एक सर्टेन यूज में होती है और इसमें हम क्या करते हैं, वे हम इसमें क्या होता है, पावर अचीव होती है. अब फुकोल्ट ने एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बताई है कि 3 टाइप ऑफ स्ट्रगल ऑफ पावर होते हैं. पहला तो ये कि जो एथनिसिटी, सोशल, रिलीजियस डोमिनेशन होता है, जैसे टिपिकल फ्यूडल सोसाइटी के होते हैं. दूसरा है जो एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू होता है, जो 19th सेंचुरी में कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हो रहा है. अब तीसरा है जो सब्जेक्शन होता है, जिसका मतलब टू बी सब्जेक्ट और टू बी सब्जेक्टेड टू समवन. अब इस सब में काइंड में अटेम्प्ट करते हैं कि वो प्रमोट करता है न्यू फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिविटी, दैट इज द रिफ्यूजल ऑफ एनी काइंड ऑफ आइडेंटिटी और इंडिविजुअलाइजेशन दैट हैज बीन लिंक्ड टू स्टेट. तो हम देखते हैं कि हर एक स्टेज में जो अर्लियर पावर होता है स्ट्रगल का, उसके साथ साथ एक नए वाले भी आते हैं. और वो ये भी बताता है कि जो नॉलेज है आज की प्रेजेंट डेट में वो भी पावर के इक्वल है. तो आज के डेट में जो नॉलेजेबल है ज्यादा, उसे काफी ज्यादा पावर है सोसाइटी में. अब हमने पूरी डेफिनेशंस काफी अच्छे से और डिफरेंट व्यूज हमने पढ़ ली हैं कि पावर के क्या है. तो हम बेसिकली देखते हैं कि हमने बेसिकली डिस्कस करें कितने डिबेट्स हैं जो आइडिया ऑफ पावर के बारे में है, कैसे पॉलिटिकल थ्योरी के नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड, जैसे हम देखते हैं कि वो स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस नहीं हो सकते या फिर स्टेट के, और काफी ज्यादा वो ले डाउन करते जो नॉर्म्स ऑफ पब्लिक बिहेवियर में. तो इन दोनों के थ्रू हम स्ट्रिक्टली स्टडी नहीं कर सकते पॉलिटिकल थ्योरी. हमें एक प्रॉपर लाइक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें अवेयरनेस पता चले कि कैसी पावर है और कैसे ही प्रोड्यूस होती है दोनों इंस्टीट्यूशन में through universal or neutral norms. So in short, the awareness of power like must be informed through the theorizing of the politics. Thank you so much for watching this video.